हेलो फ्यूचर टॉपर्स। मैं देवराज गौड़। मैं 10+2 जवाहर नवोदय विद्यालय में कंप्लीट किया था। मैं ज्योग्राफी में 100 में से 98 स्कोर किया था। आउट ऑफ 70 में 68 स्कोर किया था एंड प्रैक्टिकल में 30 फुल स्कोर किया था। इस वीडियो में हम ह्यूमन ज्योग्राफी का पहला चैप्टर ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप पढ़ेंगे। इस वीडियो में मैं बहुत सारे पीपीटी तैयार किया हूँ। बहुत सारे एमसीक्यू कैसे डिजाइन होता है, 3 मार्क क्वेश्चन कैसे डिजाइन होता है, 5 मार्क क्वेश्चन कैसे डिजाइन होता है और कंटेंट कैसे लिख सकते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए मैं ये कंटेंट तैयार किया हूँ। बहुत अंडरस्टैंडिंग इजी वे में एक्सप्लेन करूँगा और मैं आपको इजी वे में एक्सप्लेन करने के बाद कहाँ से एमसीक्यू बनेगा, कहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा और कैसे लिखना है, ये सब इस वीडियो में बताऊँगा। तो बिना देरी करते हुए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं। व्हाट इज ह्यूमन ज्योग्राफी? सो व्हाट इज ह्यूमन ज्योग्राफी? पहला तो हम क्लास 11th में फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में बहुत कुछ पढ़े हैं। तो ह्यूमन ज्योग्राफी को 2 मेजर ग्रुप में डिवाइड किया जाता है, फिजिकल ज्योग्राफी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी। हम क्लास 12th में फिजिकल ज्योग्राफी का बुक पढ़ने वाले हैं, तो उससे पहले हमको पता होना चाहिए व्हाट इज ह्यूमन ज्योग्राफी। तो देखिए, ज्योग्राफी का मेन कंसर्न है कि हम जो अर्थ में रहते हैं उसको स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। इसका ज्योग्राफी का ही मेन कंसर्न है कि हम अर्थ को स्टडी करें, क्योंकि ये हमारा होम है, ये हमारा घर है। तो उसको स्टडी करके हम कैसे अच्छे से रह सकते हैं, कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकते हैं, कैसे आगे बढ़ सकते हैं, इसका मेन क्वेश्चन है। तो उसी को ही हम ह्यूमन ज्योग्राफी बोलते हैं। तो ह्यूमन ज्योग्राफी इज द रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल एनवायरनमेंट एंड the environment created by the human environment. So it is the relationship, it study the relationship between the physical environment and human environment. Geography is the branch of geography that examine the spatial distribution and organization of human population. इसका मतलब है स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब ओवर द स्पेस ऑफ अर्थ सरफेस डिफरेंट जगह पर कैसा पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है। कहीं पर तो ज़्यादा डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है, कहीं पर तो लो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है, ड्यू टू डिफरेंट फिजिकल एंड कल्चरल फैक्टर्स। जैसे कि दिल्ली में ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है और कहीं फॉरेस्ट एरिया में कम पॉपुलेशन डेंसिटी है। तो इसी हिसाब से हम जो स्टडी करते हैं उसी को ह्यूमन ज्योग्राफी बोलते हैं। सो स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन and their economic activity like primary, secondary and tertiary activity and their cultural activity and the dynamic interaction between the human and the physical environment which shaping pattern on earth surface। जो ह्यूमन करता है, जो काम करता है, उसका असर हमारा अर्थ पे पड़ता है। जैसे कि हम एक डैम बना रहे हैं, एक ब्रिज बना रहे हैं, उसका अर्थ पे असर पड़ रहा है। वही सब स्टडी करने को हम ह्यूमन ज्योग्राफी बोलते हैं। सेकंड पॉइंट है इट हैज़ कंटेम्प्रेरी इम्पोर्टेंस। सो आज के इस वर्ल्ड में हम जो ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज
ये सब इशू से जूझ रहे हैं। तो इस समय में ह्यूमन ज्योग्राफी का बहुत बड़ा रोल है। ये ह्यूमन ज्योग्राफी हमको सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे करना है सिखाता है, कैसे प्लानिंग करना है सिखाता है। थर्ड पॉइंट है हाईली इंटरडिसिप्लिनरी इन नेचर। ह्यूमन ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत ही इंटरडिसिप्लिनरी है। ये एक सब्जेक्ट को नहीं लेता है, ये बहुत सारे सब्जेक्ट को इंटरलिंक करके स्टडी करता है। जैसे कि हम एक विलेज या एक टाउन को लेते हैं तो उसका इकोनॉमिक्स कैसा है, उसका कॉमर्स कैसा है, उसका ट्रेड कैसा है, उसका लैंडफॉर्म कैसा है, प्लेन है या माउंटेन एरिया है, उसमें कौन सा इकोनॉमिक एक्टिविटी चल रहा है, किस कारण चल रहा है, ये सब स्टडी करता है। जैसे कि एंथ्रोपोलॉजी हो गया, उसमें सोशियोलॉजी आ जाएगा, साइकोलॉजी आ जाएगा, इकोनॉमिक्स आ जाएगा। ठीक है, ये एक इंटरडिसिप्लिनरी नेचर है। तो अगर व्हाट इज ह्यूमन ज्योग्राफी क्वेश्चन 3 मार्क का आता है तो ये 3 पॉइंट लिखोगे तो आप फुल से फुल मार्क लाओगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम चलते हैं। सो ह्यूमन ज्योग्राफी एज ए फील्ड ऑफ स्टडी इज इंटीग्रेटिव, एम्पिरिकल एंड प्रैक्टिकल। ये चीज़ हम एनसीईआरटी में दिया गया है, इसको हमको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। तो ज्योग्राफी एज ए फील्ड ऑफ स्टडी इज इंटीग्रेटिव, एम्पिरिकल एंड प्रैक्टिकल। इंटीग्रेटिव मतलब कंबाइन करना। जैसे कि हम अभी बात कर रहे थे, एक माउंटेन एरिया में हम क्या क्या देखते हैं। एक माउंटेन एरिया में टूरिज्म चल रहा है, तो टूरिज्म चल रहा है तो उसका लैंडफॉर्म कैसा है, उसका स्लोप कैसा है, इसको हम जियोमॉर्फोलॉजी में पढ़ते हैं। उसका एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसा है, उसका टूरिज्म एक्टिविटी है, टूरिज्म प्रमोट होगा तो उस एरिया का डेवलपमेंट होगा, तो वो टूरिज्म ज्योग्राफी में चला जाएगा। उसी प्रकार ये एक इंटीग्रेटिव है। और एम्पिरिकल मतलब ये एक बहुत स्टडी किया गया है और आलतू फालतू बकवास ऐसा कुछ नहीं लिखा गया। एक थ्योरी बेस्ड है और एक स्टडी, डीपली स्टडी करके, एक एनालिसिस करके एक थ्योरी हिसाब से लिखा जाता है। एंड इट इज़ प्रैक्टिकल इन नेचर। जो भी हम पढ़ रहे हैं वो प्रैक्टिकली हो रहा है। जैसे कि क्लाइमेट चेंज के बारे में पढ़ रहे हैं, वो क्लाइमेट चेंज हो रहा है। जैसे कि रेनफॉल, प्रेसिपिटेशन, ये सब हम अनुभव कर सकते हैं, ये सब प्रैक्टिकल है। ठीक है, सो ज्योग्राफी एज ए फील्ड ऑफ स्टडी इज इंटीग्रेटिव, एम्पिरिकल एंड प्रैक्टिकल। नेक्स्ट है ह्यूमन ज्योग्राफी एंड फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी स्टडी फिजिकल एनवायरनमेंट, जैसे कि लैंडफॉर्म्स। लैंडफॉर्म में क्या क्या आता है, जैसे कि माउंटेन, प्लेन, प्लेट्यू, वैली, ये सब आता है। उसके बाद क्लाइमेट। क्लाइमेट में क्या आता है, क्लाइमेट टेम्परेचर, रेनफॉल, विंड वेलोसिटी, ह्यूमिडिटी, ये सब को एक 30 ईयर का एवरेज लेकर क्लाइमेट मेजर किया जाता है। ये सब के बारे में हम फिजिकल ज्योग्राफी में बात करते हैं। और ह्यूमन ज्योग्राफी में हम क्या क्या बात करते हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी में हम सेटलमेंट, कैसा पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है, उसका रहने का घर जो है, उसका सेटलमेंट, उसका शेल्टर कैसा है, वो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, उसका कल्चर, एथनिसिटी, फूड हैबिट, लैंग्वेज, वो सब हम ह्यूमन ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। सो एनसीईआरटी में एक डेफिनेशन दिया गया है, हम पढ़ के आपको
समझाते हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी स्टडीज द रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल एंड ह्यूमन वर्ल्ड। तो ये बोल रहा है कि ह्यूमन ज्योग्राफी इज द रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल एंड ह्यूमन वर्ल्ड। सो जो फिजिकल एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन वर्ल्ड को जो रिलेशनशिप स्टडी करता है उसको हम ह्यूमन ज्योग्राफी बोलते हैं। एंड स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन फेनोमेना एंड हाउ दे केम अबाउट। स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ओवर द स्पेस, ओवर द अर्थ, कौन सा एरिया में कैसा जो ह्यूमन फेनोमेना है, जैसे कि ओवर द एशिया ह्यूमन पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत है। डेवलप्ड कंट्री जैसे यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए में वो पॉपुलेशन डेंसिटी कम है। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सब हम ह्यूमन ज्योग्राफी में स्टडी करते हैं। द सोशल एंड इकोनॉमिक डिफरेंसेस बिटवीन द पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, वो डिफरेंस क्यों आया, कैसे आया, ये सब और कैसे आगे होगा, ये सब ह्यूमन ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। सो थ्रू द कॉरिडोर ऑफ टाइम इन ह्यूमन ज्योग्राफी, उसको हम नोमोथेटिक ये हम पढ़े या एडियोग्राफिक में पढ़े। डियोलॉजी मतलब दो द्वंद्व में पड़ गया कि हम ज्योग्राफी को कैसे पढ़े। हम थ्योरी मेकिंग में पढ़े या डिस्क्रिप्टिव में पढ़े। नोमोथेटिक मतलब लॉ मेकिंग एंड थियोराइजिंग, जैसे कि रेनफॉल कैसे होता है, थ्योरी है, ऐसा ऐसा होता है, ऐसा ऐसा होता है, एक थ्योरी है। और एडियोग्राफिक मतलब डिस्क्रिप्टिव, उसका मतलब है डिस्क्रिप्टिव, एक रीजन का डिस्क्रिप्शन, जैसे कि एशिया कंटिनेंट का डिस्क्रिप्शन, वो एडियोग्राफिक हो गया। ये दोनों को ज्योग्राफी लेकर चलता है। अप्रोच ऑफ स्टडी शुड बी रीजनल और सिस्टमेटिक, वो भी क्वेश्चन आया। ये तो नोमोथेटिक और एडियोग्राफिक ये दोनों आया, और एक रीजनल में स्टडी करे या सिस्टमेटिक में स्टडी करे। जैसे कि रीजनल में, जैसे कि अमेज़न फॉरेस्ट एक रीजन हो गया, उसका कौन सा पेड़ है, कौन सा प्राणी है, कौन सा एनिमल है, कैसे ग्रो होते हैं, उसका कैसे एक बायोडाइवर्सिटी है, वो रीजनल में पढ़े या फिर सिस्टमेटिकली, जैसे कि हर एक एरिया का पेड़ कैसे उगता है, पेड़ कैसे सिस्टमेटिकली ग्रो होता है, उसका कौन सा फैक्टर है, जैसे कि सॉइल, वाटर, ये सब सिस्टमेटिकली पढ़े या फिर रीजनली पढ़े। जैसे कि अमेज़न फॉरेस्ट हुआ का फॉरेस्ट कैसे ग्रोथ होता है, और कोल्ड एरिया जैसे कि हिमालयन माउंटेन एरिया का फॉरेस्ट कैसे ग्रो होता है, ये सब रीजनली पढ़े या फिर सिस्टमेटिक पढ़े। ये सब दोनों में था पहले। इसको हम पढ़ते हैं। द डाइकोटोमी बिटवीन फिजिकल एंड ह्यूमन इज नॉट ए वेरी वैलिड वन बिकॉज नेचर एंड ह्यूमन आर इंसेपरेबल एलिमेंट एंड शुड बी सीन होलिस्टिकली। इसका मतलब है कि हम ह्यूमन और फिजिकल एनवायरनमेंट को दोनों को अलग नहीं कर सकते हैं। हम ह्यूमन के बिना ये अर्थ अधूरा है, इनवैल्यूएबल है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। अगर हम ना रहे तो ये पृथ्वी का कोई वैल्यू नहीं है। अगर बिना पृथ्वी के भी हम ह्यूमन लोग नहीं रह सकते, तो ये दोनों को हम अलग अलग नहीं देख सकते, उसको एक साथ देखना पड़ेगा। ये दोनों रहेगा तो अर्थ रहेगा, तो हम रहेंगे, हम रहेंगे तो अर्थ रहेगा। ऐसा हमको देखना पड़ेगा, ये बोल रहा है।
So the dichotomy between physical and human is not a very valid one because nature and human are inseparable element and should be seen holistically. Next है geographer describes state as living organism. जर्मन जोग्राफर्स जो थे वो स्टेट हमारा जो कंट्री को एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलते थे, ना कि एक स्टैटिक। वो एक डायनेमिक लिविंग ऑर्गेनिज्म तरह वो देखते थे। वो उसको डिस्क्राइब किए अपने थ्योरी, अपने बुक्स में। नेक्स्ट है फिजिकल एंड ह्यूमन फेनोमेना डिस्क्राइब्ड इन मेटाफर्स। ये 1 मार्क क्वेश्चन में आ सकता है। सो फेस ऑफ द अर्थ, आई ऑफ द स्टॉर्म एंड माउथ ऑफ द रिवर। ये जो पूरा अर्थ का जो सरफेस है उसको फेस की तरह तुलना किया गया है, कंपेयर किया गया है। और जो स्टॉर्म है, स्टॉर्म का जो मिड पॉइंट है उसको आई की तरह कंपेयर किया गया है। और रिवर का जो माउथ है उसको हमारा जो ह्यूमन का माउथ है उससे कंपेयर किया गया है। और जो ग्लेशियर को हम नज की तरह कंपेयर किया गया है और जो नेक को हम इस्तिमिस की तरह ट्रीट किया गया है, कंपेयर किया गया है। एंड जो प्रोफाइल ऑफ द सोइल है उसको नेक्स्ट है दिस एंड टाउन्स आर डिस्क्राइब्ड एज ऑर्गेनिज्म। जो एक रीजन, जो प्लेसेस को एक ऑर्गेनिज्म, जैसे कि हमारा ह्यूमन जोग्राफर्स डिस्क्राइब द स्टेट कंट्री एज लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नेटवर्क ऑफ रोड, रेलवेज एंड वाटरवेज को हम आर्टरी ऑफ सर्कुलेशन हिसाब से डिस्क्राइब किया गया है। इसको हम शॉर्ट में लिखे हैं ताकि आपको याद रहे। स्टेट या कंट्री को लिविंग ऑर्गेनिज्म बोला गया है एंड नेटवर्क ऑफ रोड, रेलवे, ये सबको आर्टरी ऑफ सर्कुलेशन बोला गया है। हमारा ह्यूमन शरीर में जो नाड़ी है, आर्टरी जो है, उसको हमारा रोड, रेलवे, वाटरवे, इस सब को कंपेयर किया गया है। नेक्स्ट है ह्यूमन ज्योग्राफी डेफिनेशन। सो फ्रेडरिक रेटजेल क्या बोले हैं? ह्यूमन ज्योग्राफी इज द सिंथेटिक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन सोसाइटी एंड अर्थ सरफेस। ये कौन बोला है? रेटजेल बोला है। इसमें कौन क्या बोला है इसको याद रखना है। एलन चर्चिस सैम्पल बोले हैं ह्यूमन ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन अनरेस्टिंग मैन एंड अनस्टेबल अर्थ। एलन चर्चिल सैम्पल बोलते हैं कि एक अनरेस्टिंग मैन जो ह्यूमन इवॉल्व धीरे धीरे हो रहा है विद द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड द अनस्टेबल अर्थ भी धीरे धीरे क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, इस वजह से चेंज हो रहा है। इस रिलेशनशिप को जो स्टडी करता है उसको हम ह्यूमन ज्योग्राफी बोलते हैं। ये एलन चर्चिल सैम्पल का डेफिनेशन में दिया गया है। पॉल विडाल्डेला ब्लाचे बोलते हैं कंसेप्शन रिजल्टिंग फ्रॉम ए मोर सिंथेटिक नॉलेज ऑफ फिजिकल लॉज गवर्निंग आवर अर्थ एंड ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द लिविंग बींग्स विच इनहेबिट इट। ये पॉल विडाल्डेला ब्लाचे वाले हैं। ये तीनों आपको याद रखना है। नेक्स्ट, नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। ये 3 मार्क क्वेश्चन आ सकता है। 3 मार्क क्वेश्चन आ सकता है।
सो इसका हम अंडरस्टैंड करेंगे। मैं 4 पॉइंट लिखा हूँ, इसके लिखेंगे तो आप फुल मार्क लाएंगे। सो जो नेचर ऑफ ह्यूमन जोग्राफी है, पहला तो ही ये ह्यूमन और नेचर का जो रिलेशनशिप है उसका स्टडी करता है। दूसरा पॉइंट है it deals with the interaction between physical environment and human environment। यह हम बता दिया। जैसे कि फिजिकल एनवायरनमेंट में लैंडफॉर्म्स जैसे कि माउंटेन, प्लेन, प्लेट्यू, उसका सॉयल प्रोफाइल कैसा है, फर्टाइल है कि अनफर्टाइल है, उसका क्लाइमेट, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन जैसे कि फॉरेस्ट कवर कैसा है, एवरग्रीन है, सेमी ग्रीन, डिसिडियस फॉरेस्ट एट्सेट्रा। देन इसका फ्लोरा एंड फोना कैसा है, ये सब चीज़ फिजिकल एनवायरनमेंट में आता है। और ह्यूमन मेड में जैसे कि हमारे जो भी चीज़ हम ह्यूमन एनवायरनमेंट, जो भी चीज़ हम मनुष्य तैयार किया गया है उसको कल्चरल एनवायरनमेंट बोलते हैं। जैसे कि हाउस, विलेज, इंडस्ट्री, रोड, ब्रिजेस, डैम एट्सेट्रा। Then human-made elements like house, villages, cities, road, railway, etc. ये आप सब पढ़ लेंगे। Then last point, the physical environment has been greatly modified by the human being and it has in turn impacted human life। इसका मतलब है, ये थर्ड पॉइंट के लास्ट पॉइंट का मतलब है द फिजिकल एनवायरनमेंट ग्रेटली मॉडिफाइड बाय ह्यूमन बीइंग। जो फिजिकल एनवायरनमेंट है उसको मनुष्य ने बहुत कुछ मॉडिफाई चेंज कर दिया है। जो चेंज किया है उसका असर हमारे ह्यूमन लाइफ में पड़ रहा है। जैसे कि हम एक माउंटेन एरिया में हम डैम बनाएंगे, उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ेगा। जैसे कि हम अगर ज़्यादा डैम बनाएंगे, एक लिमिटेड में अनलिमिटेड में बनाएंगे, एक लिमिट का क्रॉस करके हम ज़्यादा डैम बनाएंगे, बड़ा डैम बनाएंगे तो क्या होगा, वो डिस्ट्रॉय कर जाएगा और फ्लड आएगा और सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देगा। नेक्स्ट, ये है एनवायरमेंटल डिटरमिनिज्म। ये एक स्कूल ऑफ थॉट है, एक कंसेप्ट है जिसमें बताया गया है कि उस समय मनुष्य बहुत पैसिव एजेंट था। वो कुछ नहीं जानता था, उसके पास बहुत कुछ लिमिटेड टेक्नोलॉजी था, लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी था। वो उस समय जो एंशिएंट समय का बात किया गया है एनवायरमेंटल डिटरमिनिज्म में। एंशिएंट पीरियड में लोग खाने पीने के, रहने के, पहनने के सब फिजिकल एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड रहते थे, इसलिए उसको मदर नेचर बोला गया। और उस समय नेचर बहुत पावरफुल फोर्स था एंड पीपुल, जैसे कि अगर कुछ लाइटनिंग या बाढ़ आ गया तो लोग सोचते थे कि ये नेचर बहुत गुस्सा हो गया, तो उसको पूजने लगते थे। सो हम पॉइंट वाइज बात करेंगे। द इंट्रैक्शन बिटवीन प्रिमिटिव ह्यूमन सोसाइटी, पहला पॉइंट है द इंट्रैक्शन बिटवीन प्रिमिटिव ह्यूमन सोसाइटी एंड स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ नेचर was termed as human environmental determinism।
सेकेंड पॉइंट है, इन द अर्ली स्टेज ऑफ देयर इंटरेक्शन विद द नेचुरल एनवायरनमेंट ह्यूमन्स आर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय इट। थर्ड पॉइंट है, द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी वॉज वेरी लो। उस समय टेक्नोलॉजी बहुत लो था। एंड द प्रेजेंस ऑफ नेचुरल ह्यूमन हु परसीव्ड द नेचर। फोर्थ पॉइंट है, उस समय नेचर वॉज बहुत पावरफुल था और मनुष्य के पास बहुत लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी था। वो जैसा चाहता था वो वैसा मनुष्य कर नहीं पाता था क्योंकि उसके पास लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी था। ठीक है, उसके बाद हम एक पॉइंट वाइज फॉर्म में लिखे हैं ताकि अगर 5 मार्क का क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज डिटर्मिनिज्म तो ये सब आप लिख सको। पहला पॉइंट है ह्यूमन डिटर्मिनिज्म और नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन। पॉसिबिलिज्म इज द स्कूल ऑफ थॉट इन ह्यूमन ज्योग्राफी which argued that natural environment does not dictate human action। इसका मतलब है ये डिटर्मिनिज्म और नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन। पहला पॉइंट है डिटर्मिनिज्म इज a school of thought in human geography which argues that natural environment does dictate human action। मतलब ये बोला गया है कि डिटर्मिनिज्म एक स्कूल ऑफ थॉट इन ह्यूमन ज्योग्राफी जिसमें नेचुरल एनवायरनमेंट ह्यूमन एक्शन को डिक्टेट करता है, रखता है, उसके हिसाब से ह्यूमन एक्शन को कंट्रोल करता है। इन अदर वर्ड्स द इंटरेक्शन बिटवीन प्रिमिटिव ह्यूमन सोसाइटी एंड स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ नेचर। प्रिमिटिव सोसाइटी और स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ नेचर का जो इंटरेक्शन है उसको डिटर्मिनिज्म बोला गया है। इट इज ऑल्सो नोन एज नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन। उसको नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन भी बोला गया था। जर्मन स्कूल ऑफ थॉट से एसोसिएटेड है। वो जर्मन स्कूल ऑफ थॉट में पहले शुरू हुआ था। जर्मन स्कूल ऑफ थॉट मतलब है कि वो जर्मन कंट्री में पहले शुरू हुआ था। जर्मन स्कूल का डिपार्टमेंट में पहले शुरू हुआ था। जो रियल स्टार्टर है जो फ्रेडरिक राटजेल, उन्होंने पहला डिटर्मिनिज्म शुरू किया था। राटजेल आर्गुमेंट करते हैं कि सिमिलर लोकेशन लीड्स टू सिमिलर मोड ऑफ लाइफ। इसका मतलब है कि जिस लोकेशन में हम रहेंगे उसी हिसाब से हमको रहना पड़ेगा। जैसे कि हम कोस्टल एरिया में रहेंगे तो हमको मछली पकड़ के खाना पड़ेगा, उसी हिसाब से हमारा वेशभूषा खान पान होगा। हम मछली ज़्यादा खाएंगे, उसी हिसाब से हम ड्रेस पहनेंगे, उसी हिसाब से हमारा बिहेवियर भी उसी हिसाब से रहेगा। हम जो माउंटेन एरिया में रहेंगे तो उसी हिसाब से हमारा ड्रेस कोड होगा, उसी हिसाब से हम खान पान करेंगे, उसी हिसाब से हमारा लैंग्वेज रहेगा। इसका मतलब यही है। राटजेल का जो शिष्य है, राटजेल का जो डिसिपल है एलन चर्चिल सैंपल, उसको फर्दर आगे बढ़ाते हैं। जो डिटर्मिनिज्म कॉन्सेप्ट है उसको आगे बढ़ाते हैं। एलन चर्चिल सैंपल बोलते हैं मैन इज द प्रोडक्ट ऑफ अर्थ सरफेस। और आगे बहुत सारा लाइन है, वो मैं जानबूझकर यहाँ पर नहीं लिखा हूँ क्योंकि वो ज़रूरत नहीं है, वो ग्रेजुएशन और हायर लेवल के लिए है। सो एलन चर्चिल सैंपल बोलते हैं कि मैन इज द प्रोडक्ट ऑफ अर्थ सरफेस। मैन अर्थ का एक प्रोडक्ट है। नेक्स्ट पॉइंट है
presented natural environment as active agent and human as passive agent. इस कंसेप्ट में नेचुरल एनवायरनमेंट को बहुत पावरफुल एक्टिव एजेंट माना गया है और ह्यूमन बीइंग को एक पैसिव एजेंट, एक लो लेवल का माना, एक प्रेजेंट किया गया है। इस समय लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी वाज वेरी लो, वेरी पुअर एंड द ह्यूमन, जो मनुष्य है वो एनवायरनमेंट का ओबे करता था, उसको कंजर्व करता था, उसका रक्षणाबेक्षण करता था, क्योंकि एनवायरनमेंट को बहुत डरा हुआ करता था। एंड इस डिटर्मिनिज्म कंसेप्ट में फिजिकल एनवायरनमेंट को मदर नेचर बोला गया है, क्योंकि उस समय जो मनुष्य है वो अपना पूरा जो खान पान, रहना, पहनना, सब कुछ उसका फिजिकल एनवायरनमेंट के ऊपर वो पूरा डिपेंडेंस था। उसका एग्जाम्पल हम देखें तो इम्पैक्ट ऑफ कलर एंड कैरेक्टर ऑफ पीपल इन डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन। उसका जैसा क्लाइमेट, जैसा लैंडफॉर्म होगा, जैसे कि प्लेन एरिया का एक बंदा और एक माउंटेन एरिया का बंदा, और उसका कैरेक्टर, उसका खान पान, उसका लाइफस्टाइल बहुत अलग होगा। आगे हम एग्जाम्पल लिखे हैं, जैसे कि हॉट डेजर्ट में रहेंगे तो उसका वाइट और कॉटन क्लॉथ पहनना पड़ेगा। कोल्ड डेजर्ट में रहेंगे तो ब्लैक और वोलन क्लॉथ पहनना पड़ेगा, क्योंकि जो ठंड का सहने के लिए। और माउंटेन एरिया में रहेंगे तो अगर कृषि करेंगे, एग्रीकल्चर करेंगे तो हम टेरेस फार्मिंग, जो स्टेप वाइज जो फार्मिंग करते हैं उसको हम करना पड़ेगा, प्लेनली नहीं हो पाएगा। और मानसून रीजन में हम रहेंगे तो खेती करेंगे, जैसे कि राइस कल्टीवेशन करेंगे। डेजर्ट एरिया में रहेंगे तो अगर हॉर्टिकल्चर कर सकते हैं, फ्रूट उगा सकते हैं और अदर चीज़ कर सकते हैं। ये डिटर्मिनिज्म का एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट है पॉसिबिलिज्म और ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। इस कंसेप्ट में ये आर्गुमेंट किया जाता है कि नेचुरल एनवायरनमेंट ह्यूमन एक्शन को कंट्रोल नहीं करता है, बल्कि फिजिकल एनवायरनमेंट अपॉर्चुनिटी देता है, एक पॉसिबिलिटी देता है ह्यूमन को कि वो अपना कल्चर और टेक्नोलॉजी यूज करके कुछ डेवलपमेंट करे। इसी कंसेप्ट पहले फ्रेंच कंट्री में शुरू हुआ था, तो ये फ्रेंच स्कूल ऑफ थॉट सपोर्ट फ्रेंच स्कूल ऑफ थॉट पॉसिबिलिज्म को सपोर्ट करता है। पॉइंट वाइज हम डिस्कशन करते हैं। पहला पॉइंट है पॉसिबिलिज्म इज ए स्कूल ऑफ थॉट इन ह्यूमन ज्योग्राफी which argue that the natural environment does not dictate human action। इसका मतलब है कि ह्यूमन ज्योग्राफी, इसका मतलब है कि नेचुरल एनवायरनमेंट ह्यूमन एक्शन को कंट्रोल नहीं करता है, बल्कि बहुत सारे पॉसिबिलिटी, बहुत सारे चांसेस, बहुत सारे अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि वो अपना टेक्नोलॉजी यूज करके डेवलपमेंट करे। दिस इज एसोसिएटेड विथ फ्रेंच स्कूल ऑफ थॉट। फ्रेंच स्कूल ऑफ थॉट सपोर्टेड पॉसिबिलिज्म। पॉसिबिलिज्म को फ्रेंच स्कूल ऑफ थॉट सपोर्ट किया था। पहले फ्रेंच डिपार्टमेंट
फ्रेंच कंट्री में पॉसिबिलिज्म शुरू हुआ था। ये जो पॉसिबिलिज्म शुरू हुआ था ये इन रिएक्शन टू डेटर्मिनिज्म। डेटर्मिनिज्म में ह्यूमन को बहुत पैसिव एजेंट की तरह रिप्रेजेंट किया गया था। इसके एगेंस्ट में पॉसिबिलिज्म शुरू हुआ। इसका मेन जोग्राफर थे विडल डे ला ब्लाचे, जो बोलते हैं नेचर इज नेवर मोर देन एन एडवाइजर। नेचर, वो बोलते हैं कि नेचर सिर्फ एक एडवाइज करता है, एक एडवाइजर की तरह ट्रीट करता है। हमको टेक्नोलॉजी यूज करके आगे डेवलपमेंट करना है। पहले पॉइंट देखते हैं ह्यूमन एजेंसी। अनलाइक एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, पॉसिबिलिज्म प्लेसेस ह्यूमन एज एक्टिव एजेंट। इस पॉसिबिलिज्म में ह्यूमन को एक एक्टिव एजेंट की तरह रिप्रेजेंट किया गया है। ह्यूमन आर फ्री टू चूज देयर वे ऑफ लाइफ। मनुष्य अपना वे ऑफ लाइफ खुद डिसाइड करने का उसका पूरा फ्री है। रोल ऑफ टेक्नोलॉजी, सो बाय द यूजिंग बेटर टेक्नोलॉजी वो अपना स्टेट ऑफ नेसेसिटी से स्टेट ऑफ फ्रीडम की तरह मूव कर सकता है। थर्ड पॉइंट है ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। पॉसिबिलिज्म को ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर भी बोला जाता है, क्योंकि ह्यूमन जो चाहेगा वो कर सकता है। ह्यूमन मनुष्य एनवायरनमेंट को मॉडिफाई करके अपने हिसाब से उसको चेंज कर सकता है, जैसे कि बिल्डिंग ओवर ब्रिजेस ओवर द रिवर के ऊपर ब्रिज बना के वो टू पॉइंट को कनेक्ट कर सकता है, जैसे कि और एयर कंडीशनर इन डेजर्ट एरिया में बहुत सारा गर्मी होता है, उस एरिया में एसी लगा के वो अपना एनवायरनमेंट चेंज कर सकता है। और टनल इन माउंटेन एरिया, एक माउंटेन एरिया में भी बस ट्रेन ये सब जाने के लिए टनल भी हम बना सकते हैं। 4 पॉइंट है कल्चरल लैंडस्केप। हम बहुत सारे हमारा फैसिलिटी के लिए, हमारा सर्विस के लिए बहुत सारे हम बिल्डिंग एक्टिविटी कर सकते हैं, जैसे कि मेडिकल हम बना सकते हैं, अर्बनाइजेशन कर सकते हैं, बहुत सारे हमारा जो इंडस्ट्री खोल सकते हैं। ये हमारा सर्विस डिलीवरी करने के लिए हम अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं। ये सब हम जो रिसेंट एग्जाम्पल सब हैं पॉसिबिलिज्म का, जैसे कि पोल्डर्स इन लेदरलैंड में ज़मीन का अभाव। 5वां एग्जाम्पल है मॉडर्न सिटी इन दुबई में कैसे हम एक इंडस्ट्री हब, एक मॉडर्न सिटी हब हम डेवलप किया जा सकता है। ये एक पॉसिबिलिज्म का एग्जाम्पल है। 6 नंबर है लाइन नियम इन सऊदी अरेबिया। एक डेजर्ट एरिया में कैसे डेवलपमेंट किया जा सकता है। एक वॉल बना के उसमें हम अर्बनाइजेशन कर सकते हैं। 7वां नंबर है फ्लोटिंग सिटीज़। मालदीव और भूटान में कैसे फ्लोटिंग सिटी बनाया जाएगा। 8वां एग्जाम्पल है इंदिरा गांधी कैनल इन राजस्थान। हमारे देश में जो राजस्थान में इंदिरा गांधी कैनल जो रिवोल्यूशन लाया, जो हॉट डेजर्ट में कैसे ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ,
ये बहुत बड़ा पॉसिबिलिटी का एग्जाम्पल है। सो ये सब आप एग्जाम में यूज कर सकते हैं और फुल मार्क स्कोर कर सकते हैं। देन है द ग्रेट ग्रीन वॉल ऑफ अफ्रीका। ये एक बहुत कंटेम्प्रेरी रिसेंट एग्जाम्पल है कि जो अफ्रीका में एक ग्रीन वॉल बनाया जाएगा। 11 कंट्री इसमें इन्वॉल्व होंगे। वो जो सहारा डेजर्ट का जो इम्पैक्ट है वो साउदर्न साइड में कैसे ना आए, उसके लिए एक ग्रीन रेवोल्यूशन उस साउदर्न पार्ट में किया जाएगा। ये एक बहुत बड़ा पॉसिबिलिटी का एग्जाम्पल होगा। नेक्स्ट है नियो डिटर्मिनिज्म। जो नियो डिटर्मिनिज्म और पॉसिबिलिज्म के मध्यम मार्ग को हम नियो डिटर्मिनिज्म बोलते हैं। ये ग्रिफिन टेलर ने पहले इंट्रोड्यूस किया था। सो हम पॉइंट वाइज इसको बात करेंगे। ग्रिफिन टेलर इंट्रोड्यूस ए कंसेप्ट, ए मिडिल पाथ, मध्यम मार्ग बिटवीन टू आइडिया ऑफ एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म और पॉसिबिलिज्म। उसको हम नियो डिटर्मिनिज्म बोलते हैं। ये नियो डिटर्मिनिज्म को हम स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म भी बोलते हैं। ये नियो डिटर्मिनिज्म क्या है कि ये एक मध्यम मार्ग है। ना हम डिटर्मिनिज्म में के स्टेज में रहेंगे, ना हम पॉसिबिलिज्म के स्टेज में रहेंगे। ना हम ज़्यादा ग्रोथ करेंगे, एक लिमिट पार करेंगे, ना हम डेवलपमेंट बंद करेंगे। मध्यम मार्ग को हम अपनाएंगे, डेवलपमेंट भी करेंगे लेकिन एक लिमिट तक। इसको हम नियो डिटर्मिनिज्म बोलते हैं। थर्ड पॉइंट है द कंसेप्ट शोज दैट neither there is a situation of absolute necessity nor there is a condition of absolute freedom। बहुत डेवलपमेंट भी नहीं रखेंगे और डेवलपमेंट का एक लिमिट भी क्रॉस नहीं करेंगे। ये मध्यम मार्ग है। इसको स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म क्यों बोलते हैं कि अगर डेवलपमेंट एक लिमिट से ज़्यादा हो गया है तो उसमें हम स्टॉप करेंगे, और जैसे ही वो ग्रीन सिग्नल, जैसे ही येलो सिग्नल मिलेगा हम रेडी होंगे, और ग्रीन सिग्नल मिलते ही हम फिर से डेवलपमेंट शुरू करेंगे। अगर ग्रीन सिग्नल मिला तो हम डेवलपमेंट शुरू करेंगे, इसीलिए उसको स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म बोलते हैं। फोर्थ पॉइंट है दे हैव टू रेस्पॉन्ड टू द रेड सिग्नल एंड कैन प्रोसीड इन परस्यूट ऑफ डेवलपमेंट व्हेन नेचर परमिट द मॉडिफिकेशन। अगर रेड सिग्नल आया कि डेवलपमेंट बहुत हो गया तो उस स्टेज में हमको रुकना पड़ेगा। अगर ग्रीन सिग्नल आया, वो स्टेबिलिटी में नेचुरल एनवायरनमेंट आया, तो उस समय हम डेवलपमेंट फिर शुरू कर सकते हैं। देखिए, स्टॉप मतलब डिटर्मिनिज्म एंड गो मतलब पॉसिबिलिज्म। अगर बहुत ज़्यादा एक लिमिट से ऊपर डेवलपमेंट हो चुका है तो हम स्टॉप करेंगे, और येलो सिग्नल मिलने के बाद, ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद हम फिर से डेवलपमेंट शुरू करेंगे। ये है स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म। स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म। सो फिफ्थ है इट मीन्स दैट पॉसिबिलिटीज कैन बी क्रिएटेड विद इन द लिमिट which do not damage environment and there is no free run without accident।
इसका मतलब है कि एनवायरनमेंट को डैमेज ना हो, उसी हिसाब से हम डेवलपमेंट करेंगे, उसी हद तक हम डेवलपमेंट करेंगे। सो ऑल्सो दिस न्यू डिटर्मिनिज्म हैज़ कंटेम्प्रेरी इम्पोर्टेंस, क्योंकि आज के डेट में जो एक लिमिट पार भी कर चुके हैं फिर भी नहीं रुक रहे हैं, तो एक्सीडेंट तो होगा ही। तो इसलिए ये जो नया डिटर्मिनिज्म है ये कंटेम्प्रेरी इम्पोर्टेंस रखता है। जैसे कि वो इम्पैक्ट भी डाल रहा है, जैसे कि ग्रीन हाउस इम्पैक्ट, ओजोन लेयर डिप्लीशन, ग्लोबल वार्मिंग, जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्लेशियर का रिसीडिंग हो रहा है, और लैंड, फर्टाइल लैंड कंटिन्यूसली डिग्रेड हो रहा है। ये सब एक लिमिट पार करने का जो एक सिग्नल है, रेड सिग्नल में हम आ चुके हैं। एक डेवलपमेंट हम एक हद तक कम कर देना चाहिए। ये है न्यू डिटर्मिनिज्म। देन है एक 3 स्कूल ऑफ थॉट है, ये MCQ में पूछा जा सकता है। सो वेलफेयर स्कूल ऑफ थॉट क्या बोलता है, उसका मेन कंसर्न है कि सोशल वेलबींग ऑफ ही पीपुल, लोगों का कैसे भला हो, ये वेलफेयर स्कूल ऑफ थॉट का मानना है। रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट क्या बोलता है कि वो बोलता है कि रैपिड ड्रास्टिक चेंज हो, पॉवर्टी, डेप्रिवेशन, सोशल इनइक्वलिटी, ये सब ना हो, पॉवर्टी ख़त्म हो जाए, सोशल इनइक्वलिटी ख़त्म हो जाए, सब रिच बन जाए, सब इक्वालिटी में रहे। ये मार्क्सियन थ्योरी को इम्प्लीमेंट करता है रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट। देन बिहेवियर स्कूल ऑफ थॉट क्या बोलता है कि इट लेड एम्फेसिस, बिहेवियर स्कूल ऑफ थॉट लेड एम्फेसिस on lived experience and also on the perception of space by social categories based on ethnicity, race and religion। बिहेवियर स्कूल ऑफ थॉट बोलता है कि हम जो एम्फेसिस करेंगे वो लाइफ एक्सपीरियंस से करेंगे, वो सोशल एथनिसिटी ना हो, सब इक्वल रहे। ह्यूमन जियोग्राफी थ्रू द कॉरिडोर ऑफ टाइम, इसमें हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, हम इस टेबल को ही समझेंगे और इसको ही याद रखेंगे। देन फील्ड एंड सब फील्ड ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी के बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें लॉन्ग क्वेश्चन आने का चांस कम है, इसमें MCQ ही आएगा। सो हम ये ब्रॉड स्टेजेस एंड अप्रोचेस हम पढ़ेंगे। पहला है अर्ली कॉलोनियल पीरियड, इसमें अप्रोच है एक्सप्लोरेशन एंड डिस्क्रिप्शन। जो अर्ली कॉलोनियल पीरियड में क्या है कि उस समय ज़्यादा एक्सप्लोरेशन और ज़्यादा जो अर्थ का एक्सप्लोरेशन नहीं हुआ था, वर्ल्ड का एक्सप्लोरेशन नहीं हुआ था। जो अर्ली कॉलोनियल पीरियड में इम्पीरियल मतलब जो राजत्व करने के लिए वर्ल्ड में जो ट्रेड और एक साम्राज्य स्थापन करने के लिए बहुत स्थान का खोज हुआ, जैसे कि वास्को दा गामा हम इंडिया में आए, उसी टाइप का आल्बर्टिनी, ये सब जो बहुत सारा जगह घूमे उसके बारे में लिखे। ये जो फर्स्ट अर्ली कॉलोनियल पीरियड में ज्योग्राफिकल इवॉल्व हुआ, बहुत सारे लोग बहुत सारे प्लेसेस के बारे में अपना
एक अकाउंट तैयार किए। देन लेटर कॉलोनियल पीरियड में लोग रीजनल एनालिसिस करने लगे। रीजनल एनालिसिस मतलब एक पर्टिकुलर एक बड़ा एरिया का एक वर्ड डिस्क्रिप्शन बहुत उसके बारे में बहुत लिखने लगे। जैसे कि एक होल अर्थ को एक बहुत सारे टुकड़े में बांटकर उसके एरिया के बारे में बताना। देन लेट 1930 में जो वार का इंटर वार पीरियड था उसमें एरियल डिफरेंशिएशन मतलब एक एरिया का यूनिकनेस, एक एरिया में क्या खास है वो अलग स्थान से और दूसरे स्थान से कैसे अलग करता है, उसका यूनिकनेस क्या है, उसका यूनिक कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उसको फाइंड किया गया। देन है लेट 1950 टू लेट 1960, उसी समय स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन मतलब ओवर द स्पेस कैसे स्टडी किया गया। तो मार्क्ड बाय यूज ऑफ कंप्यूटर एंड स्टैटिस्टिकल टूल्स। सो इस समय क्या किया गया, तो ज्योग्राफी को एक रूल मेकिंग, मैप, स्टैटिस्टिक्स ये सब के ऑब्जेक्टिव से पढ़ा गया। एवरेज, कैलकुलेशन ये सब ये ज्योग्राफी में इंट्रोड्यूस किया गया। देन 1970 में जो ह्यूमनिस्टिक रेडिकल एंड बिहेवियरल स्कूल का इमरजेंस हुआ। ह्यूमनिस्टिक स्कूल बोला कि सोशल वेलबींग होना चाहिए, रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट बोला कि रैपिड ड्रास्टिक चेंज होना चाहिए, इनइक्वालिटी नहीं रहना चाहिए, सब इक्वालिटी रहना चाहिए, सब रिच रहेंगे, कोई भी पुअर नहीं रहेगा, ये सब बात करने लगे। देन 1990s में क्या हुआ, पोस्ट मॉडर्निज्म इन ज्योग्राफी, एक मॉडर्न स्टेज में ज्योग्राफी का आ गया था। इसमें जनरलाइजेशन एंड एप्लीकेटिव ऑफ यूनिवर्सल थ्योरीज टू एक्सप्लेन ह्यूमन कंडीशन वर क्वेश्चन्ड। उसी समय थ्योरी, थीसिस ये सब लिखा गया, उसी हिसाब से ज्योग्राफी को स्टडी करने लगे। ये था हमारा डिफरेंट ब्रॉड स्टेजेस। ये 5 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको आपको याद रखने की ज़रूरत है। देन फील्ड्स एंड सब फील्ड्स ऑफ सोशल साइंस एंड ह्यूमन ज्योग्राफी। पहला है सोशल ज्योग्राफी। सोशल ज्योग्राफी का सब फील्ड है बिहेवियरल ज्योग्राफी, ज्योग्राफी ऑफ सोशल वेलबींग, ज्योग्राफी ऑफ लेजर, ज्योग्राफी कल्चरल ज्योग्राफी, जेंडर ज्योग्राफी, हिस्टोरिकल ज्योग्राफी एंड मेडिकल ज्योग्राफी। ये सब सोशल ज्योग्राफी का सब फील्ड है, इस सब आपको याद रखना है। बिहेवियरल ज्योग्राफी को साइकोलॉजी बोलते हैं एंड मेडिकल ज्योग्राफी को एपिडेमियोलॉजी बोलते हैं, इसको आप याद रखने का ज़रूरत है। देन अर्बन ज्योग्राफी स्टडी अर्बन स्टडीज एंड प्लानिंग, अर्बन सेटलमेंट के बारे में बताता है। इसमें इम्पोर्टेंट है, मेडिकल ज्योग्राफी को एपिडेमियोलॉजी बोलते हैं और बिहेवियरल ज्योग्राफी को साइकोलॉजी बोलते हैं। ये 2 इम्पोर्टेंट है, एमसीक्यू में आ सकता है। देन पॉलिटिकल ज्योग्राफी में इलेक्टोरल ज्योग्राफी आता है और मिलिट्री ज्योग्राफी आता है। इलेक्टोरल ज्योग्राफी को सेफोलॉजी बोलते हैं। मिलिट्री ज्योग्राफी में मिलिट्री साइंस पढ़ाया जाता है। इलेक्टोरल ज्योग्राफी को जो सेफोलॉजी बोलते हैं, इसको आप याद रखने का ज़रूरत है। ये जो सेफोलॉजी है इसको किसको बोलते हैं, इलेक्टोरल ज्योग्राफी को सेफोलॉजी बोलते हैं, इसको आप याद रखने का ज़रूरत है।
देन आपको इकोनॉमिक ज्योग्राफी का जो सब फील्ड है ये सब आपको याद रखने का ज़रूरत है, जैसे कि ज्योग्राफी ऑफ रिसर्च, ज्योग्राफी ऑफ एग्रीकल्चर, ज्योग्राफी ऑफ इंडस्ट्री, ज्योग्राफी ऑफ मार्केटिंग, ज्योग्राफी ऑफ टूरिज्म, ज्योग्राफी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इसके बाद है कि आपको पॉपुलेशन ज्योग्राफी को क्या बोलते हैं? डेमोग्राफी, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड डेमोग्राफी। स्टडी ऑफ पॉपुलेशन को क्या बोलते हैं? डेमोग्राफी बोलते हैं। देन स्टडी ऑफ इलेक्ट्रल ज्योग्राफी को क्या बोलते हैं? सेफोलॉजी बोलते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप याद रखें। और इकोनॉमिक ज्योग्राफी में जो ये जो फील्ड सब फील्ड है इसको आप याद रखें। सो ये था ह्यूमन ज्योग्राफी का पहला चैप्टर, ह्यूमन ज्योग्राफी नेचुरल स्कोप। नेक्स्ट वीडियो में हम एमसीक्यू और कुछ लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चन लाएंगे। अगर आप इस तक आए हैं तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरे को एक मोटिवेशन मिलेगा। चैनल को आगे ग्रो करें एक साथ और आगे हमारा प्रिपरेशन जारी रखें। धन्यवाद।